नमस्कार दोस्तों, टुडे वी विल टॉक अबाउट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये दो उन सिस्टम्स के बारे में है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि if two systems are separately in thermal equilibrium with a third system, then they will also be in थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यदि मान लें कि हमारे पास तीन सिस्टम्स हो, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। मान लीजिए ये हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम ए, ये दूसरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है बी, और ये तीसरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है सी। इस तरह से यदि हमारे पास तीन सिस्टम्स हो तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि यदि ए और सी सिस्टम जो है वो आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो, और उसी तरह से जो बी और सी हैं यदि ये भी आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो, तो इन दोनों बातों को मिला करके हम ये कह सकते हैं कि जो ए सिस्टम है और जो बी सिस्टम है ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यदि ए और सी ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और बी और सी ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो ये ए और जो बी है ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। जब हम कहते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम है, इस थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि जो टेम्परेचर है वो सेम है या टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ यदि हम ये मान लें कि भाई जो पहला सिस्टम है उसका टेम्परेचर टी ए है, तो ये टी ए जो है इट विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी। इफ यदि ऐसा है कि ए का जो टेम्परेचर है और सी का जो है टेम्परेचर वो आपस में इक्वल है, और जो टी बी है, बी सिस्टम जो है उसका टेम्परेचर और जो सी सिस्टम का टेम्परेचर है ये भी यदि आपस में इक्वल है, तो इन दोनों बातों से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए और बी का टेम्परेचर भी आपस में इक्वल होगा। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इट वाज गिवन बाय फॉलर, एक साइंटिस्ट हुए फॉलर जिन्होंने इस लॉ को दिया, FOWLER। फॉलर ने जो है वो इस लॉ को दिया, मगर ये जो लॉ है ये फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद दिया गया। अभी हम फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ करेंगे, आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बाद दिया गया, और ये देखा गया कि जो लॉ है इट इज मोर बेसिक एंड मोर इंपॉर्टेंट। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है और इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है या बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर की बेसिक डेफिनेशन को बताता है, इसीलिए इसको फर्स्ट और सेकंड लॉ देने के बाद जब दिया गया तो इसको जो है वो जीरोथ लॉ जो है वो बोला गया। ये एक यूनिक लॉ है, यूनिक लॉ फॉर पर्टिकुलर सिस्टम। जो हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम लेते हैं उस हर एक सिस्टम के लिए ये एक यूनिक जो है वो लॉ है। ये लॉ तभी लगता है जब सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। यदि हमारे जो सिस्टम है, जिन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, वो यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तब हम इस फर्स्ट लॉ को जो है वो लगा सकते हैं। ये जो सिस्टम है ये डिफाइन करता है टेम्परेचर की जो वैल्यू है। जब हम टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं तो हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो इक्विलिब्रियम वाली स्टेट है उस इक्विलिब्रियम वाली स्टेट से कितना टेम्परेचर ऊपर है या नीचे है, तो इक्विलिब्रियम वाली स्टेट जो है इट बिकम्स ए रेफरेंस पॉइंट फॉर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। इस तरह का जो सिस्टम है वो किसी नॉट इन अनदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स की कोई दूसरी ब्रांच में इस तरह का लॉ नहीं है
फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में ऐसी कोई लॉ नहीं पढ़ेंगे कि एक चार्ज जो है यदि दूसरे के बराबर है और दूसरा जो है वो तीसरे के बराबर है, तो फर्स्ट और जो थर्ड होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। तो ये एक यूनिक लॉ है जो सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स में ही जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यदि कोई 3 सिस्टम है और 3 सिस्टम में कोई 2 सिस्टम जो है वो थर्ड सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो 2 भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इट इज कॉल्ड एज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट वाज गिवन बाय द फॉलर after giving the first and second law, because it was very basic and important law to define the temperature, therefore it was recognized as the zeroth law of thermodynamics। और इसकी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि ये टेम्परेचर जो है बेसिक डेफिनेशन जो टेम्परेचर की है उस टेम्परेचर की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। अब यदि हम जीरोथ लॉ ऑफ टेम्परेचर के बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आए, दैट इज हीट। हीट जनरली हम वर्ड है जिसको यूज करते हैं, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की ही फॉर्म है, मगर हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं एनर्जी ट्रांसफर, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, सिंपल कहें कि एनर्जी इन ट्रांजिएंट। एनर्जी इन ट्रांजिएंट का मतलब हुआ कि एनर्जी जो मोशन में है, मूव कर रही है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड एज द हीट एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, किसी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो सकती है, या बिटवीन 2 सिस्टम, 2 सिस्टम्स के बीच में हो सकती है। टेम्परेचर क्यों? ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से जब किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वो जो एनर्जी इन ट्रांजिट होती है दैट इज कॉल्ड एज द हीट एनर्जी। फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं हमारे पास एक सराउंडिंग है कोई, और इसके अंदर जो है ये हमारे पास कोई सिस्टम है। यदि ये कोल्ड सिस्टम होगा, मींस इसका टेम्परेचर जो है वो कम होगा, सपोज इसका टेम्परेचर T1 है और बाहर का टेम्परेचर T2 है, T1 इज लेस देन T2, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है। तो सराउंडिंग से जो हीट एनर्जी है वो सिस्टम की तरफ जो है वो फ्लो करेगी, इनवर्ड फ्लो करेगी, तो ये हॉट से कोल्ड की तरफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी, मींस सिस्टम जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इस तरह की जो एनर्जी है उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट करते हैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से। उसी तरह से यदि हम दूसरे रिवर्स कंडीशन की बात करें कि ये हमारे पास सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, मगर अब सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से ज्यादा है। यदि सिस्टम हॉट है तो यहां से एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ जो है वो फ्लो करेगी, आउटवर्ड फ्लो करेगी, टुवर्ड द सराउंडिंग फ्लो करेगी, और साइन कन्वेंशन के हिसाब से इट इज टेकन एज द पॉजिटिव एनर्जी। तो कुल मिला के बेसिक तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो हीट है इट इज एनर्जी इन ट्रांजिएंट बिटवीन द 2 सिस्टम्स ड्यू टू डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर्स। हम हीट एनर्जी से एक बेसिक डेफिनेशन जो है वो टेम्परेचर की डिफाइंड कर सकते हैं। टेम्परेचर इज बेसिकली ए स्केल which define the hotness or coldness of a body। कोई बॉडी है वो कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है with reference to a इक्विलिब्रियम वाली स्टेट के हिसाब से, with reference to an equilibrium, उसकी इक्विलिब्रियम वाली स्टेट के कंपैरिजन में जब हम किसी बॉडी को कहते हैं कि वो हॉट है, कितनी हॉट है या कोल्ड है, तो वो जो डिग्री है, वो जो वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर। और जो टेम्परेचर है बेसिकली इट इज द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। जब हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं इसका मतलब एज ए होल, यहां पे यदि हमारे पास कोई सिस्टम है और गैस का, और ये गैस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर हम इस पूरे होल सिस्टम का लेंगे, नॉट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। तो जब हम एक मॉलिक्यूल या एटम की बात नहीं करेंगे, जब होल सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसको हम मेजर करते हैं, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है
ये टेम्परेचर और हीट की जो टर्म्स हैं उनकी जो डेफिनेशंस हैं या उनका जो मीनिंग है उसको हमें बताता है। इसी से जुड़ी हुई दूसरी टर्म है विच इज कॉल्ड एज द वर्क डन। जब भी हीट एनर्जी इन ट्रांजिएंट होती है, किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो वो एनर्जी का जो ट्रांसफर होना है, जब वो हीट एनर्जी जो ट्रांजिएंट एनर्जी है वो किसी मूवमेंट में, किसी मोशन में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम जो है वो वर्क कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये हमारे पास एक सिलेंडर है विच इज फिटेड विद द पिस्टन। इसके अंदर जो है कोई गैस जो है वो फिल की हुई है और इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो T है, वॉल्यूम B है, प्रेशर P है। और यहाँ पे एक जो है वो पिस्टन ढक्कन लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है एंड इट इज मूवेबल, ये मूव करता है। यदि हम इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करें, इसको हीट दें, टेम्परेचर इंक्रीज करें, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये सिस्टम जो है वो एक्सपेंड करेगा, ये पिस्टन जो है ये मूव करेगा ऊपर की तरफ। और सपोज कीजिए कि ये यहां से लेकर के यहां तक मूव कर गया और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इट इज dx। तो इस dx डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना इसको वर्क डन करना पड़ेगा, dw उसको यदि हम लिखें, देन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज dx। और हमारे पास ये फॉर्मूला होता है प्रेशर इट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से जो फोर्स की वैल्यू है ये हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। ये a इंटू dx ये हो जाएगा वॉल्यूम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं pdv। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की जो वैल्यू है इट इज जस्ट pdv। और यदि आप इसी चीज को यहां पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस एक्सपेंशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज इस तरफ B है, इस तरफ P है और यहां पे ये सिस्टम जो है वो ऐसे एक्सपेंड कर रहा है, मींस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। पहले A पे था और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करके यहां पहुंच गया। यदि हम यहां पे कोई बीच में छोटा जैसा हिस्सा ले ले, स्मॉल एलिमेंट ले ले, कि सपोज करो ये जो है इसकी जो विड्थ है वो dv है और यहां से आप देखेंगे इसका जो प्रेशर की वैल्यू है P है, तो ये जो कर्व एरिया अंडर द ग्राफ है उसी को रिप्रेजेंट करता है। और यदि आप टोटल वर्क डन निकालना चाहें देन वी कैन फाइंड आउट बाय इंटीग्रेटिंग दिस टर्म। तो ये हमारे पास जो है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम लिख सकते हैं एरिया अंडर पीवी डायग्राम। जो पीवी इंडिकेटर डायग्राम हमने बनाया है उसके अंदर जो एरिया आएगा उसको रिप्रेजेंट करता है। यहां पे हम दो टर्म्स डिफाइन करते हैं, एक हम कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। यदि सिस्टम काम कर रहा है देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। दीज आर जस्ट साइन कन्वेंशंस टू डिफरेंशिएट between the work done by the system and work done on the system। अब तीसरी टर्म जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकल के आती है दैट इज या कोरिलेट होती है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए ये हमारे पास कोई सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। यदि हम गैस सिस्टम लें तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली जो है वो मोशन में होंगे, ये चलते रहेंगे और इनका जो रैंडम मोशन है, इनका जो मूव करना है मोशन है, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो राइज होती है। और जो काइनेटिक एनर्जी है इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जो काइनेटिक एनर्जी है ये होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी चीज है इट इज पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे एक मॉलिक्यूल यहां पे है, एक मॉलिक्यूल यहां पे है, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, या एक मॉलिक्यूल यहां पे है, ये यहां पे है, जो इंटर मॉलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन इट मे बी अट्रैक्शन और रिपल्शन, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन है उसकी वजह से एनर्जी होती है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और ये जो इंटरमॉलिक्यूल इंट्रैक्शन है इट डिपेंड्स अपॉन द सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेपरेशन है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो यदि हम आइडियल गैस की बात करें तो
तो आइडल गैस में जो U इंटरनल एनर्जी होती है इट इज जस्ट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने डिस्टेंस पे होते हैं आइडल गैस में कि ना तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ना एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और यदि रियल गैस है तो रियल गैस के केस में जो U इंटरनल एनर्जी है इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का ही फंक्शन होता है। यदि इंटरनल एनर्जी जो है U जो है वो इंक्रीज कर रही है, किसी सिस्टम की बढ़ रही है, देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव, और इफ यदि डिक्रीज कर रही है देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हम सिस्टम को हीट देते हैं वो हीट जो है उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने का जो है वो काम करती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की, वहां से हमें टेम्परेचर, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के एक बेसिक मैकेनिज्म का आइडिया होता है, और उसी को मैंने जो है यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस किया है।